हम धरती की सबसे एक्सट्रीम वेदर फेनोमेना के पीछे की साइंस को जानने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां बारिश कभी जमीन पर नहीं गिरती और जहां तूफान आसमान में आग लगा सकते हैं, या एक हेमिस्फीयर में धूप क्यों होती है जबकि दूसरा ठंड से कांपता है। मुझे बताओ कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध हेमिस्फीयर में मौसम अलग अलग क्यों होते हैं। हमारी पृथ्वी को देखो, एक सुंदर नीला पत्थर जो अंतरिक्ष की विशालता में घूम रहा है। मौसम सूर्य से दूरी के कारण नहीं होते। यह पृथ्वी का झुकाव है, लगभग 23.5 डिग्री। इस झुकाव के कारण मौसमी बदलाव होते हैं। उत्तरी गोलार्ध गर्मियों के लिए सूर्य की ओर झुका होता है, दक्षिणी गोलार्ध सर्दियों के लिए दूर झुका होता है। 6 महीने बाद यह उलट जाता है। यह झुकाव हमारे मौसमों को चलाता है। बताइए, कुछ जगहों पर दूसरों से ज्यादा बिजली क्यों गिरती है? बिजली यह प्रकृति की सबसे शानदार और शक्तिशाली चीजों में से एक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती के कुछ हिस्सों में दूसरों की तुलना में ज्यादा बिजली क्यों चमकती है? एक गरज वाले तूफान के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं सतह के पास गर्म, नम हवा और एक अस्थिर वातावरण। जैसे जैसे ये हल्की नम हवा ऊपर उठती है, ये ठंडी होती जाती है और बादल बनाती है। अगर हवा का बहाव काफी तेज हो तो ये बादल बहुत ऊंचे हो सकते हैं और बड़े बड़े क्यूमुलोनिम्बस बादल बन सकते हैं। पृथ्वी के भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों को सबसे सीधी और लगातार धूप मिलती है, जिससे गरज वाले तूफान के लिए सही माहौल बनता है। इन बड़े गरज वाले बादलों के अंदर एक कमाल का बिजली का खेल होता है, जिससे बिजली चमकती है। नतीजतन मध्य अफ्रीका, अमेज़न बेसिन और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में धरती पर सबसे ज्यादा बिजली गिरती है। ये क्षेत्र वायुमंडलीय बिजली का अध्ययन करने के लिए प्राकृतिक प्रयोगशालाएं हैं। बताइए कि हवा का ठंडापन आपको ज्यादा ठंडा क्यों महसूस कराता है। कल्पना कीजिए कि आप एक ठंडे, ताजगी भरे दिन बाहर कदम रख रहे हैं। थर्मामीटर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 सेल्सियस दिखाता है। अब उसी तापमान वाले एक और दिन की कल्पना कीजिए, लेकिन इस बार एक बर्फीली हवा आपके चारों ओर चल रही है। आपको स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा ठंड महसूस होती है, भले ही थर्मामीटर कहता है कि तापमान नहीं बदला है। यह सिर्फ आपकी सोच का कमाल नहीं है, यह एक असल घटना है जिसे विंड चिल कहते हैं। हमारे शरीर गर्मी पैदा करते हैं, जिससे हमारी त्वचा के चारों ओर गर्म हवा की एक पतली परत बन जाती है। जब हवा तेज होती है तो वह उस सुरक्षात्मक परत को हटा देती है, जिससे आपके शरीर से गर्मी निकलने की दर बढ़ जाती है। यह प्रक्रिया संवहन गर्मी के नुकसान का एक रूप है, जिससे आपको ज्यादा ठंड महसूस होती है। मौसम विज्ञानी हवा की गति के कारण हवा कितनी ठंडी है, इसे मापने के लिए विंड चिल तापमान बताते हैं। हवा की गति के कारण ठंडी जलवायु में व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए विंड चिल को समझना बहुत जरूरी है। बताइए, सहारा रेगिस्तान पहले हरा भरा क्यों था? जब हम सहारा की कल्पना करते हैं तो हमारे सामने विशाल, धूप से झुलसे हुए टीलों की तस्वीर आती है। फिर भी हजारों साल पहले यह बंजर जमीन एक जीवंत, हरी भरी सवाना थी। इस दौर को अफ्रीकी आर्द्रकाल के नाम से जाना जाता है। यह बदलाव पृथ्वी के कक्षीय मापदंडों में लंबे समय तक चलने वाले चक्रीय बदलावों के कारण हुआ था, जिन्हें मिलनकोविच चक्र के नाम से जाना जाता है। इन कक्षीय बदलावों से पृथ्वी को मिलने वाले सौर विकिरण की मात्रा और वितरण में बदलाव आया। लगभग 11,000 से 5,000 साल पहले उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां ज्यादा गर्म होती थीं। इससे पश्चिम अफ्रीकी मानसून मजबूत हुआ, जिससे सहारा में बारिश हुई। हरे भरे सहारा में एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र और मानव आबादी रहती थी। जैसे जैसे पृथ्वी के कक्षीय मापदंडों में बदलाव जारी रहा, मॉनसून कमजोर होता गया और रेगिस्तान ने जमीन को वापस अपनी चपेट में ले लिया। हरे भरे सहारा की कहानी हमारे ग्रह की सूक्ष्म खगोलीय शक्तियों के प्रति जलवायु संवेदनशीलता का एक प्रमाण है। मुझे बताओ कि बारिश कभी कभी जमीन तक पहुंचने से पहले ही भाप बनकर क्यों उड़ जाती है? क्या आपने कभी बादल से नीचे की ओर जाती हुई काली धारियां देखी हैं, फिर भी जमीन सूखी रहती है? यह विरगा है, बारिश जो कभी जमीन तक नहीं पहुंचती। बारिश बनती है और नीचे गिरने लगती है,
ये सूखी हवा से मिलती है और भाप बन जाती है। पूरी पानी की मात्रा भाप में बदल सकती है। विरगा शुष्क क्षेत्रों में आम है। ये पतली पूंछ जैसी धारियां बनाती है। विरगा का मौसम विज्ञान में महत्व है। यह माइक्रोबर्स्ट या डाउनड्राफ्ट का कारण बन सकता है। मुझे बताओ, ज्वालामुखी कैसे ग्लोबल वेदर को प्रभावित कर सकते हैं? ज्वालामुखी ये भूवैज्ञानिक विशेषताएं अकल्पनीय शक्ति को उजागर कर सकती हैं। एक बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट महीनों या सालों तक ग्लोबल वेदर पैटर्न्स और क्लाइमेट को बदल सकता है। जब एक शक्तिशाली ज्वालामुखी फटता है तो वह वायुमंडल में गैसों और कणों का एक विशाल ढेर छोड़ता है। इन गैसों में सल्फर डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्ट्रेटोस्फीयर में जाने के बाद SO2 सल्फ्यूरिक एसिड की छोटी बूंदें बनाता है, जिन्हें सल्फेट एरोसोल के रूप में जाना जाता है। ये एरोसोल आने वाले सौर विकिरण को बिखेरते हैं, सूर्य के प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में भेजते हैं और ग्लोबल क्लाइमेट पर ठंडा प्रभाव डालते हैं। माउंट टैम्बोरा के 1815 के विस्फोट से 1816 में गर्मियों के बिना साल का अनुभव हुआ। माउंट पिनाटुबो के 1991 के विस्फोट से ग्लोबल औसत में लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई। ज्वालामुखी का प्रभाव क्लाइमेट सेंसिटिविटी और पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर जटिल फीडबैक मैकेनिज्म में अमूल्य जानकारी प्रदान करता है। बताइए कि ओजोन परत मौसम के लिए क्यों जरूरी है? ओजोन परत पृथ्वी का कुदरती सनस्क्रीन है जो नुकसानदेह अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सोखती है, लेकिन यह एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स और मौसम के पैटर्न को भी असर करती है। ओजोन बनने और खत्म होने की प्रक्रिया से गर्मी निकलती है, जिससे स्ट्रेटोस्फीयर गर्म होता है। यह स्ट्रेटोस्फेरिक गर्मी एक स्टेबल बाउंड्री बनाती है, जिससे मौसम के सिस्टम ट्रोपोस्फियर तक ही सीमित रहते हैं। ओजोन सोखने से पैदा हुए टेम्परेचर ग्रेडियंट्स बड़े एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न, जिनमें जेट स्ट्रीम भी शामिल हैं, को असर करते हैं। स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर और सर्कुलेशन में बदलाव सतह पर मौसम के पैटर्न को असर कर सकते हैं। अंटार्कटिक ओजोन होल का कनेक्शन दक्षिणी गोलार्ध के मौसम पैटर्न में बदलाव से है। ओजोन परत ग्लोबल मौसम बनाने में एक एक्टिव हिस्सा है। एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स पर इसका असर हमारे ग्रह की एटमॉस्फेरिक परतों के आपस में जुड़े होने को दिखाता है। ओजोन परत सिर्फ एक पैसिव शील्ड नहीं है, यह एक साइलेंट कंडक्टर है जो ऊपर से एटमॉस्फेरिक हलचल को कंट्रोल करती है। बताइए कि सर्दियों में बवंडर शायद ही कभी क्यों आते हैं? बवंडर कुदरत के सबसे भयानक नज़ारों में से हैं, जो आमतौर पर वसंत और गर्मियों से जुड़े होते हैं। लेकिन सर्दियों के ठिठुरते मौसम में बवंडर की चेतावनी कम ही मिलती है। बवंडर के बनने के लिए जमीन के पास गर्म, नम हवा और वायुमंडलीय अस्थिरता जरूरी है। यह गर्म हवा शक्तिशाली अपड्राफ्ट के लिए ईंधन का काम करती है, जिनसे सुपरसेल तूफान बनते हैं। एक और जरूरी चीज है विंड शीयर, जो घूमने की शुरुआत करने में मदद करती है। सर्दियों के महीनों में ये जरूरी शर्तें आमतौर पर नहीं होती। जमीन ठंडी होती है और हवा सूखी होती है, जिसमें गंभीर तूफानों के लिए जरूरी ईंधन नहीं होता। वातावरण आमतौर पर ज्यादा स्थिर होता है। हालांकि सर्दियों में कभी कभी बवंडर आ सकते हैं, लेकिन वे बहुत कम होते हैं और आमतौर पर कमजोर होते हैं। सर्दियों की ठंडी, स्थिर और शुष्क परिस्थितियां बवंडर बनने के लिए जरूरी वायुमंडलीय गतिशीलता को दबा देती हैं। बताइए, पहाड़ों पर हवा की रफ्तार तेज क्यों होती है? हवा की रफ्तार ज्यादा ऊंचाई पर ज्यादा होती है और इसके पीछे एक दिलचस्प फिजिक्स है। इसकी सबसे बड़ी वजह है जमीन की रगड़ का कम होना। जमीन के पास हवा को पेड़ों और इमारतों जैसी चीजों से टकराना पड़ता है, जिससे वो धीमी हो जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, जमीन की रगड़ का असर कम होता जाता है, जिससे हवा ज्यादा आजादी से चल पाती है। पहाड़ हवा को पास और घाटियों से गुजारकर भी तेज कर सकते हैं। यह चीज हवाई जहाज उड़ाने और पहाड़ों पर चढ़ने जैसी चीजों के लिए बहुत जरूरी है। यह विंड टर्बाइन जैसी चीजों के डिजाइन को भी प्रभावित करती है, जिन्हें अक्सर ऊंची जगहों पर लगाया जाता है। अगली बार जब आप किसी ऊंचे पहाड़ पर तेज हवा महसूस करें, तो याद रखिएगा कि आप एटमॉस्फेरिक फ्लूइड डायनामिक्स का एक जरूरी सिद्धांत महसूस कर रहे हैं।
जमीन की रगड़ से आजाद हुई हवा ज्यादा तेजी से चलती है। यही सिद्धांत बताता है कि ऊंचाई पर हवा ज्यादा जोर से क्यों चलती है। बताइए मुझे कि जंगल की आग अपना मौसम क्यों बनाती है। जंगल में लगी आग अपने लोकल वेदर सिस्टम को बना और कंट्रोल कर सकती है। जलती हुई झाड़ियों से जो बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है, उससे बहुत तेज ऊपर की तरफ हवा का बहाव बनता है। ये ऊपर की तरफ हवा का बहाव एक कन्वेक्शन कॉलम बनाता है, जो ठंडी हवा को अपनी तरफ खींचता है और आग को और तेज करता है। कुछ बहुत ही गंभीर मामलों में ये ऊपर की तरफ हवा का बहाव आग के बवंडर या फाइनाडो भी पैदा कर सकता है। अगर कन्वेक्शन कॉलम बहुत ऊपर तक चला जाता है तो वो पायरोक्यूमुलस क्लाउड्स बना सकता है। ये बादल लोकल बारिश और बिजली पैदा कर सकते हैं, जिससे नई आग लग सकती है। आग अपने माइक्रो क्लाइमेट को एक्टिवली आकार देती है, जिससे आग का बिहेवियर अप्रत्याशित हो जाता है। इन आग और एटमॉस्फेयर के बीच के इंटरेक्शन को समझना फायर फाइटर्स की सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तेज़ जंगल की आग से लड़ने के लिए ज़्यादा असरदार स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करता है। जंगल की आग सिर्फ मौसम पर रिएक्शन नहीं देती, वो उसे एक्टिवली आकार भी देती है। हमने उन शक्तियों का पता लगाया है जो हमारे सीजन्स, हवाओं और बारिश को आकार देती हैं। ज्वालामुखी से लेकर वाइल्ड फायर तक कुदरत का ड्रामा सामने आता है। हल्के बदलाव भी अविश्वसनीय शक्ति को जन्म दे सकते हैं। हर फिनोमिनन हमारे डायनामिक प्लेनेट की एक कहानी बताता है। इसे समझने से हमारी सराहना और बढ़ाती है। क्यूरियस बने रहें और ऐसे ही शानदार फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें। ब्रह्मांड में और भी रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं।